Hello, my dear students. This is Varsha, your SSC teacher, and today we are going to study chapter 5th of History class 8th, which is Crafts and Industries. So let's begin our chapter. First of all, crafts और industries के बारे में आप सभी जानते हैं क्या क्या होता है. crafts जो भी क्राफ्ट मटेरियल क्रिएट किया जाता था उसके बारे में ये चैप्टर है. इंडिया में जो भी क्राफ्ट रिलेटेड मटेरियल था उसके बारे में, और उसकी इंडस्ट्रीज़ किस तरह से इस्टेब्लिश हुई, किस तरह से आगे बढ़ी या फिर ख़त्म हुई, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में बताई जाएगी. फर्स्ट ऑफ ऑल इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और उसके इफेक्ट डिस्कस किए जाएंगे. सेकेंडली इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिस्कस की जाएगी. फिर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एंड देन केस स्टडी ऑन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना ज़रूरी है कि ब्रिटिशर्स के आने के पहले काफ़ी सारी क्राफ्ट्स और इंडस्ट्रीज़ इंडिया में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी. इंडिया में क्लोथिंग के बात की जाए, अगर क्लोथिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए तो उसमें कॉटन क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ काफ़ी ज़्यादा फेमस था. काफ़ी सारे टाउन्स ऐसे हैं, अभी भी हैं, जिनकी स्पेशलिटी ही क्राफ्ट करना है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स विच इज़ कॉटन, based on cotton and silk, and the embroidery work on it, और different varieties of work. ये सारी चीज़ें कुछ टाउन्स और सिटीज़ की स्पेशलिटी है. ये सारी चीज़ें आने वाले टाइम में कैसे चेंज हुई, फ्लॉरिश हुई या फिर डिग्रेड हुई, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं. प्रीवियस चैप्टर में हम सभी ने पढ़ा है कि ब्रिटिश इंडिया जब आए थे तो उनके आने के बाद ट्रेड चालू हो गई थी इंडिया टू ब्रिटेन. ठीक है, उनके साथ काफ़ी सारी दूसरी यूरोपियन पावर्स भी आई थी ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए. उन्होंने अपने ट्रेडिंग पोस्ट बनाए थे, फैक्ट्रीज बनाई थी. उन्होंने इंडिया से गुड्स खरीदना चालू किया फॉर रॉ मटेरियल और उसको वहाँ एक यूरोप में सेल करना स्टार्ट कर दिया. बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर के बाद ब्रिटिशर्स को पॉलिटिकल कंट्रोल में मिल गया बंगाल एरियाज़ के अराउंड, जो प्रेजेंटली बांग्लादेश कहलाता है. सो बैटल ऑफ बक्सर से उनको दीवानी राइट्स मिल गए बंगाल में. दीवानी राइट्स मतलब दीवान एक ऐसी पोस्ट होती है जिस पे उस पर्सन को टैक्सेस कलेक्ट करने होते हैं. तो दीवानी राइट्स किसको मिल गए बैटल ऑफ बक्सर के बाद? ब्रिटिश गवर्नमेंट को. तो इसी वजह से वो और ज़्यादा प्रॉस्पेरस होने लगे क्योंकि उन्होंने सारे टैक्सेस हटा दिए. जो भी गुड्स इंडिया से परचेज होके यूरोप में सेल होते थे उस पर टैक्सेस नहीं लगते थे. वेयर एज यूरोपियन गुड्स जब इंडिया में सेल होते थे तो उस पर टैक्सेस नहीं लगते थे. बट इंडिया के लोग अगर पर्सनली यूरोप में जाके अपने गुड्स सेल करते हैं तो उस पर काफ़ी हाई टैक्सेस या ड्यूटी चार्जेस लगता था. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इनिशिएट हो गई जैसे ही दीवानी राइट्स ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिल गए. आफ्टर दिस उन्होंने इंपोर्ट करना स्टॉप कर दिया गोल्ड और सिल्वर को इंग्लैंड से, और इंडिया से ही गोल्ड और सिल्वर को यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दिया. इंडिया से रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था और उसको यूज़ किया जाता था इनके फाइनेंशियल पर्पसेस के लिए, क्योंकि अब इनको यहाँ से पैसा मिलने लग गया था, मनी इजीली अवेलेबल होने लग गई थी दीवानी राइट्स की वजह से. ये टैक्सेस कलेक्ट कर पा रहे थे, दैट इज़ वाई अब इनके लिए ईजी हो गया था अपने फाइनेंसेस मेंटेन करना. दैट इज़ वाई अब इनको ज़रूरत नहीं पड़ रही थी यूरोप से गोल्ड या सिल्वर मंगवाने की. ठीक है, सो दिस मनी वॉज ऑल्सो यूज फॉर वेरियस अदर इन्वेस्टमेंट्स. इंडियन गुड्स जो थे उनको इंग्लैंड में बेचा जाता था. इंडियन गुड्स वर दस बीइंग सेंट टू इंग्लैंड एट वर्चुअली नो कॉस्ट. मतलब इंडियन गुड्स जो इंग्लैंड में सेल किए जा रहे थे उसके लिए इंडियंस को कोई प्रैक्टिकली कोई अच्छा अमाउंट नहीं मिल रहा था. वेयर एज जो यूरोपियन गुड्स इंडिया में सेल किए जाते थे वो काफ़ी हाई प्राइसेस पे सेल किए जाते थे. द ब्रिटिश बॉट गुड्स फ्रॉम इंडिया एंड एक्सपोर्टेड देम टू इंग्लैंड एंड यूरोप टिल द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी. 18th सेंचुरी के एंड तक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया से गुड्स को एक्सपोर्ट किया इंग्लैंड और यूरोप में, और उससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ ट्रेड में. अब जैसे ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इनिशिएट हुआ तो ब्रिटिशर्स को लगा कि इंडिया रॉ मटेरियल का काफ़ी अच्छा सप्लायर है, क्योंकि इंडिया में काफ़ी एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा फ्लॉरिश था. दैट इज़ वाई काफ़ी ऐसी क्रॉप्स भी होती थी जो यूज़फुल थी फॉर मेकिंग क्लॉथ, फॉर एग्जांपल कॉटन. ठीक है, और डाई करने के लिए इंडिगो अवेलेबल थी. सो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो इंडिया में इजीली अवेलेबल थी काफ़ी हाई क्वांटिटी में. दैट इज़ वाई
they began to see India as a supplier of raw material and as a market for their finished products। मतलब इंडिया को सप्लायर की तरह भी यूज़ किया जाता था, इंडिया से रॉ मटेरियल वहाँ पर सेल किए जाते थे, यूज़ किए जाते थे, और फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स इंडिया में आकर ही सेल किए जाते थे। इससे फ़ायदा कैसे होता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, किस तरह से? अब जो प्रोडक्ट रॉ मटेरियल यहाँ से वहाँ पर जाएगा, नया प्रोडक्ट बनकर इंडिया में वापस आएगा, तो उसको बेचा जा रहा था हायर प्राइसेस पे। तो इससे क्या हो रहा था, इंडियंस को लॉस हो रहा था, वेयरएज ब्रिटिश को फ़ायदा हो रहा था, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स हायर प्राइसेस पे इंडिया में सेल हो रहे थे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया 18th सेंचुरी में इनिशिएट हो गया था, और 18th सेंचुरी के एंड तक काफ़ी ज़्यादा फॉर्म में आ चुका था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। A large number of goods could not now be produced by machines। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मतलब है इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश होने लगी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मतलब ही यही है कि इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश होने लगी, और इस इंडस्ट्रीज के इस्टेब्लिश होने से ऑब्वियसली काफ़ी सारे चेंजेस आने ही थे। जहाँ पर जो काम ह्यूमन पावर की वजह से हो रहा था, वहाँ पर अब वो काम मशीन्स करने लग गई थी। फॉर एग्जांपल, जैसे क्लॉथ प्रोडक्शन पहले बाय हैंड होता था, फिर मशीन से होने लगा, ठीक है। पहले हैंड हेल्ड मशीन्स यूज़ की जाती थी, इसलिए ह्यूमन पावर की रिक्वायरमेंट रहती थी, बट अब वर्कर्स की रिक्वायरमेंट थी ही नहीं, क्योंकि मशीन्स इस तरह की आ गई थी जो विदाउट ह्यूमन हेल्प ऑपरेट हो सकती थी और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आउटपुट दे सकती थी। दैट इज़ वाई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने की वजह से कुछ लोगों को फ़ायदा हुआ तो कुछ लोगों को नुकसान भी हुआ। जो इंडिया में आर्टिसंस थे, क्राफ्ट्समैन थे, उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से, क्योंकि अब उनके गुड्स की कोई वैल्यू नहीं रही थी। सो लेट्स रीड अबाउट द टॉपिक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट्स। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 18th सेंचुरी में इनिशिएट हो चुका था, बिगिन हो चुका था। इट वॉज अ ट्रांजिशन फ्रॉम हैंडमेड गुड्स टू मशीन मेड गुड्स। हैंडमेड गुड्स से मशीन मेड गुड्स का जो ट्रांजिशन है उसको कहा गया है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ट्रांजिशन फ्रॉम हैंडमेड गुड्स टू machine made goods। A large number of goods could now be produced by machines। जो कि वर्कर्स ऑपरेट करते थे फैक्ट्रीज में, उन मशीन से काफ़ी सारे गुड्स प्रोड्यूस होने लगे और उन्हें काफ़ी चीपर प्राइसेस पे बेचा जाता था। अब मशीन मेड गुड्स अगर चीपर प्राइस पे मिलेंगे जो कंपेरेबल है हैंडमेड गुड्स के, तो आप कौन सी चीज़ खरीदोगे? सस्ती चीज़ खरीदोगे। तो इसी वजह से जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स थे इंडिया में जो बनाए जा रहे थे, उनकी वैल्यू ख़त्म हो गई बिल्कुल, क्योंकि चीप रेट में हमें मशीन मेड गुड्स मिल रहे थे। तो इसी वजह से काफ़ी सारे जो लोग थे उन्हें लगा कि नहीं, मशीन मेड गुड्स ईजी चीप है, तो वो उन्हें परचेज करने लगे। अब ऐसा होता है कि जहाँ पर इंडस्ट्रीज बनाई जाती हैं वहाँ पर लोग माइग्रेट करके आ जाते हैं। किस वजह से? क्योंकि उन्हें जॉब की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि अगर जहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होगा तो ऑब्वियसली जॉब्स भी अवेलेबल होंगी। कोई नई कंपनी खुलेगी तो उसमें जॉब्स भी अवेलेबल होगी, उसी तरह से कोई नई इंडस्ट्री सेटअप होगी तो उसमें भी जॉब्स की अवेलेबिलिटी होगी। तो इसी वजह से काफ़ी सारे लोग अपनी विलेजेस को छोड़कर टाउन्स और सिटीज़ में आ गए जहाँ पर फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश की गई थी। इन सभी फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा थी लोगों के लिए, बट एक ड्रॉबैक क्या था? जो भी फैक्ट्री वर्कर्स होते थे उन्हें काफ़ी कम वेजेस दिए जाते थे और वर्क पूरा करवाया जाता था, सुबह से शाम वर्क करवाया जाता था, बट उनको जो वेजेस क्या होता है, पर डे सैलरी, ठीक है। तो जो पर डे सैलरी होती थी वो बहुत कम दी जाती थी, बट उनसे काम पूरा करवाया जाता था। एक तरह से उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, उनको पूरा थका दिया जाता था, उनको निचोड़ दिया जाता था, मतलब इतना काम करवाया जाता था उनसे। इनफैक्ट इस सब चीज़ों में विमेन और चिल्ड्रन को भी नहीं छोड़ा था, उनको भी इन्वॉल्व किया हुआ था। विमेन और चिल्ड्रन वर ऑल्सो एम्प्लॉयड टू वर्क इन फैक्ट्रीज। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ यूरोपियन कंट्रीज़ और उनकी कॉलोनीज़ पर भी। किस तरह से? तो जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी पहले वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती थी मार्केट में और फिनिश प्रोडक्ट्स सेल किए जाते थे, बट अब क्या हो रहा था, इंडिया से जा रहा था रॉ मटेरियल और रॉ मटेरियल वहाँ पर प्रोड्यूस आउटपुट बनकर प्रोडक्शन होता था नई चीज़ का, प्रोसेस होकर नई चीज़ बन रही थी जो कि चीप रेट में थी अवेलेबल। दैट इज़ वाई जो लोकल हैंडीक्राफ्ट्स थे उनकी वैल्यू घट चुकी थी और मशीन मेड गुड्स की वैल्यू बढ़ गई थी, लोग उसे परचेज करने लग गए थे। इसी वजह से इंडिया के जो हैंडीक्राफ्ट्स थे उनको काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, हैंडीक्राफ्ट बिजनेस काफ़ी ज़्यादा लॉस में चला गया।
अच्छा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी इनिशिएट करी जिसका नाम था वन वे फ्री ट्रेड। ये देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी थी वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी। इसका मतलब था कि जो ब्रिटिश गुड्स, मैंने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, जो ब्रिटिश गुड्स इंडिया में आ रहे थे उनको तो कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, बट इंडिया से जो मटेरियल ब्रिटेन में एक्सपोर्ट हो रहा था उन्हें इंडियंस को उस चीज़ के लिए टैक्स देना पड़ रहा था। तो ये पॉलिसी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की जिसका नाम था वन वे फ्री ट्रेड। मतलब ब्रिटेन से जो इंडिया में प्रोडक्ट आ रहे हैं उसके लिए उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बट जो इंडियन प्रोडक्ट्स ब्रिटेन में जा रहे हैं उसके लिए इंडियंस को टैक्स पे करना पड़ेगा। जो रॉयल फैमिलीज थी जो पैट्रोनेज प्रोवाइड करती थी इंडियन क्राफ्ट्समैन और आर्टिसंस को, उनकी पावर भी ख़त्म हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से। सो this was one of the reasons for the steady decline of Indian handicraft industry। इसी वजह से इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन हो गई। इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, अभी हमने बात करी हैंडीक्राफ्ट, हैंडवर्क, हाथ से किया हुआ जो भी काम होता था। अब टेक्सटाइल, टेक्सटाइल मतलब क्लोथिंग, ठीक है। तो क्लोथिंग इंडस्ट्री की बात की जाए तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जब इंडिया में आई थी उसके पहले जो क्लोथिंग इंडस्ट्री थी वो काफ़ी ज़्यादा फ्लोरिश थी इंडिया में। इंडिया का जो क्लॉथ प्रोडक्शन था, टेक्सटाइल प्रोडक्शन था, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस था ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि इंडिया में काफ़ी डिफरेंट तरह के टेक्सटाइल बनाए जाते थे और उनकी क्वालिटी एक्सक्विजिट होती थी, बहुत ज़्यादा अच्छी होती थी। दैट इज़ वाई इंडिया का जो टेक्सटाइल वर्क था वो ऑल ओवर द वर्ल्ड काफ़ी फेमस था। इंडिया की जो क्राफ्ट्समैनशिप थी, मतलब जो बनाई का तरीका होता था वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता था, क्योंकि लोग हाथ से बनाते थे कपड़े को और उस पर वर्क किया जाता था, एम्ब्रॉयडरी या फिर अलग अलग तरह से धागे से वर्क किया जाता था या डिफरेंट प्रोडक्ट्स को यूज़ करके उसको डेकोरेट किया जाता था। तो इसी वजह से इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो फेमस थी ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसकी जो मेजर इंडस्ट्रीज जहाँ पर इस्टेब्लिश थी वो थी बंगाल में, डेक्का में। प्रेजेंटली इसका नाम है ढाका, पहले इसको कहा जाता था डेक्का, और बंगाल को अब कहा जाता है बांग्लादेश, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस चैप्टर में ऐसे कुछ नाम आएंगे जो आपको पता चलेगा कि पहले इस जगह को कुछ और कहा जाता था और अब कुछ और कहा जाता है, तो ये काफ़ी इजी सी चीज़ है। तो हाँ, पहले डेक्का कहा जाता था और अब कहा जाता है ढाका। तो वहाँ पर टेक्सटाइल सेंटर था इंडिया में 18th सेंचुरी में और वो काफ़ी फेमस जगह थी। इंडिया में काफ़ी अलग अलग जगह पर वीविंग सेंटर्स बने हुए थे, जैसे कि गुजरात में वेस्टर्न कोस्ट में प्रेजेंट था, और दूसरी जगह की बात करें तो कोरोमंडल कोस्ट में प्रेजेंट था, मद्रास से लेके आंध्र प्रदेश। तो इंडिया के डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट वीविंग सेंटर्स बनाए गए थे ताकि इंडिया में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रह सके इंडिया की इनकम के लिए। इंडिया की जो इंडियन टेक्सटाइल्स थे उसकी क्राफ्ट्समैनशिप काफ़ी इजीली नोटिस की जा सकती थी कि ये इंडियन मटेरियल है, बिकॉज वो काफ़ी इंट्रिकेट डिज़ाइंस होती थी और काफ़ी डिफरेंट होता था वो दूसरी क्राफ्ट्समैनशिप से, ठीक है। इंडिया का एक काफ़ी फेमस क्लॉथ था जिसको कहा जाता था मसलिन। ये फाइनली वोवन टेक्सटाइल हुआ करता था। As they began to refer to was carried from India by Arab merchants to Mosul in present day Iraq। तो इंडिया में जो मसलिन प्रोड्यूस किया जाता था उसका नाम मसलिन कैसे पड़ा, इसकी कहानी सुनते हैं। तो इंडिया से अरब मर्चेंट्स मोजुल में इस क्लॉथ को लेकर गए, उन्होंने यहाँ से परचेस किया और वो लेके गए मोजुल में। मोजुल को अब कहा जाता है इराक, पहले उसे कहा जाता था मोजुल। तो इस क्लॉथ को अरब मर्चेंट्स ने खरीदा और लेके गए वो मोजुल। क्योंकि वो मोजुल लेके गए और वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने लगा, तो इसी वजह से इसका नाम मोजुल से पड़ा है मसलिन, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मसलिन की ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन है मसलिन। मोजुल एंड मसलिन थोड़ा राइम करता है, दैट इज वाई थोड़ा सिमिलर वर्ड्स है, राइम नहीं करता बट सिमिलर वर्ड्स है। मोजुल से बना है मसलिन। तो मसलिन जो क्लॉथ था वो मोजुल नाम से डिराइव हुआ है ये वर्ड, और ये काफ़ी ज़्यादा एक्सक्लूसिव क्लॉथ है, काफ़ी ज़्यादा नरम। इसकी जो स्पेशलिटीज़ हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस थी, इसी वजह से इससे यूज़ किया जाता था और इसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी। तो ये इंडिया में ढाका में प्रोड्यूस किया जाता था, ईस्टर्न बंगाल में,
और ये एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था मसलिन वीविंग का। ढाका इंडिया में काफ़ी इम्पोर्टेंट सेंटर था मसलिन वीविंग का। अब मसलिन क्लॉथ पर काफ़ी अलग अलग तरह से वर्क, इंट्रिकेट वर्क किया जाता था, और उस वर्क को जो करने का तरीका होता था, या उस वर्क को जो करते थे, उस टेक्निक को कहा जाता था जामदानी। क्या कहा जाता था? जामदानी। So jamdani was a type of fine muslin on which decorative motifs were woven on the loom। तो जो लूम, वीविंग लूम होती है, जो वीविंग मशीन होती है, जो हैंड हेल्ड मशीन होती है, जो हाथ से यूज़ की जाती है, उस पे जामदनी एक मसलिन क्लॉथ का नाम है जो बनाया जाता था। उस पे अलग अलग जो धागे होते हैं उनसे वीविंग की जाती थी। मेनली इसमें गोल्ड के वायर से वीविंग की जाती थी और कॉटन से वीविंग की जाती थी। ऑफन अ मिक्सचर ऑफ कॉटन एंड गोल्ड थ्रेड्स वाज यूज्ड। तो कॉटन और गोल्ड मतलब गोल्ड क्या चीज़ है, यहाँ पर सोने के थ्रेड को यूज़ किया जाता था और कॉटन का यूज़ किया जाता था इस क्लॉथ को बनाने के लिए। ढाका और लखनऊ मेन सेंटर्स थे जामदानी वीविंग के। जामदानी वीविंग के कौन से मेन सेंटर्स थे? ढाका एंड लखनऊ। तो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज इंडिया से टेक्सटाइल परचेज करती थी और यूरोपियन मार्केट्स में सेल करती थी। तो इंडियन टेक्सटाइल को जब यहाँ से परचेज करके वहाँ सेल किया जा रहा था, तो इंडियन टेक्सटाइल की जो वैल्यू थी वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई। तो इंडियन टेक्सटाइल ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस हो गया और इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री डोमिनेट करने लगी। 18th सेंचुरी में सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग इंडस्ट्री जो थी वो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी इन द मार्केट्स, इन द वर्ल्ड मार्केट्स। बट हाउएवर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड तक इंडिया में जितना भी कॉटन और आयरन स्टील यूज़ किया जा रहा था उसका 85% और से लेकर 17% तक ये चीज़ें ब्रिटिश गुड्स थे, मतलब वहाँ पर प्रोड्यूस्ड गुड्स थे। मतलब इसमें किस तरह से चेंजेस आए, जो चीज़ इंडिया में बन रही है उसको ना यूज़ करके ब्रिटेन में बनी हुई चीज़ कैसे यूज़ करने लगे, इसके बारे में हम जानेंगे। तो कैलिको एक्ट एक पास किया गया इंग्लैंड में इन द ईयर 1721। 1721 में एक एक्ट पास किया गया जिसका नाम था कैलिको एक्ट। इस एक्ट के तहत बैनिंग द यूज ऑफ प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल विच केम फ्रॉम कैलिकट। मतलब कैलिकट एक जगह है इंडिया में जिसको अब कालीकट बोलते हैं। तो कैलिकट में जो प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल बनते थे वो वहाँ पर सेल होते थे ब्रिटेन में, उसको बैन कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने अपना एम बनाया कि द मेन एम ऑफ दिस एक्ट वॉज टू हेल्प सिक्योर अ मार्केट विद इन द कंट्री। मतलब उनकी कंट्री का खुद का मार्केट सिक्योर करने के लिए उन्होंने ऐसा करा। उनके जो नेटिव ट्रेडर्स थे, उनके जो नेटिव क्राफ्ट्समैन थे, उनके वर्क को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाने लगी ताकि उनका इनकम इंक्रीज हो, कंट्री की खुद की इनकम इंक्रीज हो, ना कि उनको इम्पोर्ट करना पड़े दूसरी कंट्री से। दैट इज़ वाई कैलिको एक्ट पास किया गया। कौन से ईयर में? 1721 में। इस एक्ट के तहत इंडिया के प्रोडक्ट यूज़ नहीं किए जाते थे, उसको बैन कर दिया गया था और वहीं पर वो इंडिया के प्रोडक्ट्स की कॉपी बनाई जाने लगी। मतलब कैलिकट में जो मटेरियल बनाया जाता था, जो क्लॉथ बनाया जाता था प्रिंटेड क्लॉथ, उसकी हूबहू कॉपी बनाई जाती थी इंग्लैंड में और फिर वहाँ पर सेल किया जाता था। उससे क्या हो रहा था? वहाँ की गवर्नमेंट को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था और जो इंडियन मार्केट था, इंडिया का जो मसलन था, वो डिफीट खा रहा था। अब ऐसा होने से इंडियन टेक्सटाइल्स का कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस आए। टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस आते ही इंडियन मार्केट के टेक्सटाइल्स का कंपटीशन दूसरे मार्केट के टेक्सटाइल से इंक्रीज हो गया। कैसे? काफ़ी सारी मशीन्स बनाई गई, जैसे फ्लाइंग शटल, स्पिनिंग जेनी। फ्लाइंग शटल बनाया जॉन के ने, स्पिनिंग जेनी बनाया जेम्स हारग्रीव्स ने, स्पिनिंग फ्रेम और वाटर फ्रेम बनाया। एंड द पावर लूम, they were invented by Richard Arkwright and Edmund Cartwright। तो इन्होंने ये दोनों चीज़ें बनाई। ये इन्वेंशंस होने की वजह से क्या हुआ? कॉटन वीविंग की फील्ड में काफ़ी ज़्यादा चेंज आया। अब इन इन्वेंशन से कॉटन वीविंग काफ़ी ज़्यादा इजी हो गया, क्लॉथ को लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस किया जा सकता था और अमाउंट भी काफ़ी ज़्यादा कम खर्च हो रहा था, मतलब पैसा कम खर्च हो रहा था। तो इंडियन वीवर्स और क्राफ्ट्समैन को इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ क्योंकि वो ये चीज़ हाथ से बना रहे थे। हाथ से बनाने से क्या नुकसान होते हैं? एक तो आप ज़्यादा चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकते कम समय में और उसकी रेट भी ज़्यादा आती है। दैट इज़ वाई इंडियन वीवर्स को इस चीज़ से नुकसान हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो इंडिया में वीवर्स हुआ करते थे वो स्पेशलिटी रखते थे एक स्पेसिफिक तरह का क्लॉथ बनाने की। ठीक है, वीवर मतलब जो वीविंग करता है, कपड़ा बनाता है। तो इंडियन वीवर्स
कि हेरिडिटरी चली आ रही थी कि उनके दादा परदादा जो काम करते थे, जो वीविंग करते थे, वही उनकी प्रेजेंट जनरेशन भी करने लगी थी। तो ऐसा होने की वजह से जब मशीन्स इंट्रोड्यूस हुई तो उनकी जो वीविंग स्किल्स थी वो किसी काम की नहीं रही, क्योंकि अब तो मशीन से चीज़ें बन रही थी। तो वीवर्स की जो स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ थी उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, जो हाथ के काम के लिए फेमस थी। तो वो कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ का नाम हमारे इस चैप्टर में दिया हुआ है। हम पढ़ रहे हैं वीवर्स वाला टॉपिक ऑन द पेज 41 आई गेस, यस। सो 41 पेज नंबर पे वीवर्स नाम का टॉपिक है। उसमें ये चीज़ मार्क कर लीजिए, कुछ वीवर कम्युनिटीज़ के नाम दिए हैं और ये भी दिया हुआ है कि वो कम्युनिटीज़ कहाँ से बिलोंग करती है, एंड यू शुड रिमेंबर दीज थिंग्स। सो फर्स्ट इज तांती वीवर्स, दे बिलोंग टू बंगाल. Julahas and Moments, they belong to North India. Kaikolars, Devangas and Saliars, they belong to South India. ये कुछ फेमस वीविंग कम्युनिटीज़ थी जो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुई इस रिवॉल्यूशन से। ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कर रखा था, इंडियन वीवर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर रखे थे, डायरेक्ट लिंक बना रखे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियन वीवर्स को एडवांस पेमेंट भी दिया करती थी और एडवांस पेमेंट के बदले उनको ये ध्यान रखना होता था, इंडियन वीवर्स को अलाउंस नहीं होती थी कि वो किसी और को अपना प्रोडक्ट बेच दें, ना ही इंडियन वीवर्स अपने प्रोडक्ट की रेट्स इंक्रीज कर सकते थे। रेट्स डिसीजन का काम कौन करता था, ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए उन्होंने एक पोस्ट बना रखी थी, गोमस्तास, जिसका काम यही था कि वो ब्रिटिश सुपरवाइजर्स को इन्फॉर्म करते रहे इंडियन वीवर्स की एक्टिविटीज़। अगर वो कुछ इलीगल काम करते हैं, जैसे दूसरे लोगों को अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं, तो उसके लिए उनको पनिशमेंट मिलेगी। So this is all about this part of the chapter. We will continue this chapter in our next lecture. Till then, thank you very much, students.